नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन विकास की नई इबारत लिखने के लिए अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने का लक्ष्य भारत सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए जरूरी है कारोबार से जुड़ी छोटी से छोटी गतिविधियों का सही तरीके से पता लगाना, ताकि उनको ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जा सके, जिससे कि न केवल छोटे स्तर पर आर्थिक इकाइयों को मजबूत किया जा सके, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए सरकार समय समय पर आर्थिक जनगणना कराती है, जिससे व्यापार और कारोबार से जुड़े लोगों की सही तरीके से सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सरकार ने एक बार फिर आर्थिक गणना कराने का फैसला लिया है। 7वीं आर्थिक गणना को जल्द ही शुरू किया जाएगा। आर्थिक गणना में इस बार रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। आर्थिक गणना से सरकार को देश भर के साथ आर्थिक इकाइयों के साथ रोजगार में लगे लोगों की पुख्ता जानकारी हासिल होगी, जिससे नई नीति बनाने में मदद मिलेगी। आज विशेष में हम बात करेंगे आर्थिक गणना की, जानेंगे 7वीं आर्थिक गणना में क्या खास होगा। इसके साथ ही बात करेंगे गणना के इतिहास और 2013 में हुई आर्थिक गणना के आंकड़ों की। साथ ही ये भी जानेंगे कि अर्थ नीति तय करने में आर्थिक गणना का क्या महत्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के सभी राज्यों में 7वीं आर्थिक जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश की अर्थनीति तय करने में आर्थिक गणना का खास महत्व है। इस गणना से देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आर्थिक गणना का मकसद गरीब, मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों की गणना करना है। इस गणना के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार नौकरी और स्वरोजगार की योजनाएं बनाती है और सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को समझकर आगे की कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। ये पहली बार है जब पूरी तरह से पेपरलेस आर्थिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। गणना के नतीजे अगले वर्ष जनवरी में जारी किए जाएंगे। सातवीं आर्थिक जनगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे देश में 7वें आर्थिक जनगणना के लिए आंकड़े जुटाने का काम जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। पहला सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के इस 7वें आर्थिक गणना को लेकर राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये प्रशिक्षक आर्थिक गणना में लगाए जाने वाले बाकी कर्मचारियों को उनका काम समझाएंगे। 7वीं गणना जो है वो हमारा जून जुलाई से स्टार्ट होगा। अभी तैयारियां चल रही हैं उसकी, और उसमें क्या है कि अभी तक हम लोग हर 5 साल पे करते थे। पिछले बार हमने 2013 में किया था, और इसमें काफ़ी मैन पावर इन्वॉल्व होता है। तो इसमें इन लोग का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट तीनों चीज़ हमको देखनी पड़ती है। तो अभी इसकी तैयारी चल रही है इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग। तो हम स्टेट लेवल वर्कशॉप्स करा रहे हैं। छोटे और घरेलू स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों समेत सभी आर्थिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों की गणना की जाएगी। आर्थिक गणना में घरों में चल रहे छोटे उद्यम, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण कार्य में लगी इकाइयों समेत सभी प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा। 2013 के बाद की जा रही आर्थिक गणना में उन गांवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां आर्थिक गतिविधियां कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक जिस गांव में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है, उसकी पहचान आर्थिक नीति बनाने के मकसद से किया जाना जरूरी है। आर्थिक गणना में इस बार रेहड़ी पटरी वालों की आर्थिक स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। इसके तहत रेहड़ी पटरी पर होने वाले छोटे मोटे कारोबार का आंकड़ा जुटाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में इस बड़े सर्वेक्षण के जरिए छोटा मोटा काम करने वाले मजदूरों और कामगारों को विशेष पहचान दी जाएगी, ताकि उन सभी को सरकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में लाया जा सके। हम कह सकते हैं कि आर्थिक गणना के तहत छोटे मोटे कारोबार समेत देश की भौगोलिक सीमा में स्थित सभी व्यावसायिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों की गिनती की जाएगी।
इससे कारोबारी प्रतिष्ठान की आर्थिक गतिविधियों, मालिकाना हक, इसमें लगे लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस गणना के जरिए हासिल जानकारी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विस्तार से योजना बनाने में उपयोगी साबित होगी। आर्थिक गणना में हम लोग करते क्या है कि जितने आपके जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कि आपका कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस करता है, उसको जाकर हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है, किस टाइप का एस्टैब्लिशमेंट है, ओनरशिप कैसा है, प्रोप्राइटी है, कॉरपोरेट है, वो देखते हैं, कितने लोग एम्प्लॉय करते हैं वो देखते हैं, और ये सब मिला के उसका ओवरऑल पता चल जाता है कि किस तरह के एस्टैब्लिशमेंट हमारे यूथ है, हमारे जो वर्कर्स हैं कैसे एम्प्लॉयड हैं। इसमें तो सारे उद्यम है, सबको देखेंगे, जहाँ तक कि बड़े वाले भी हैं, छोटे वाले भी हैं, घर घर में होते हैं, हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस बोलते हैं, उसको भी देखेंगे। और बल्कि हाउस होल्ड सर्वे है जिसके बेसिस पे हम पता चलेगा उनके घर में अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसकी भी गणना करेंगे। तो उसमें वर्कर्स सारे देखेंगे, परमानेंट, रेगुलर, पार्ट टाइम, सारे देखेंगे। आर्थिक गणना के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ गठजोड़ किया है। इस बार आर्थिक गणना मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। केंद्र सरकार की चयनित इकाई CSE यानी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए से देश भर में गणना होगी। कॉमन सर्विस सेंटर की टीम देश के हर जिले में घर घर दस्तक देगी। आर्थिक गणना की खास बात यह है कि हर घर का डेटा डिजिटल रखा जाएगा। आर्थिक गणना का सर्वे हस्तलिखित न होकर टैबलेट की मदद से डिजिटल होगा। सर्वे करने वाले लोग हर घर, दुकान, फैक्ट्री में जाएंगे, वहां हो रही कमर्शियल गतिविधियों के आंकड़े जमा करेंगे। रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधि पर खास फोकस होगा। जिला स्तर पर जमा किए गए आंकड़ों को राज्य टीम को भेजा जाएगा। वहां इन आंकड़ों को केंद्रीय टीम को आगे बढ़ाया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक आर्थिक गणना के तहत देश के 20 करोड़ घरों और प्रतिष्ठानों से सूचना जमा करने में कॉमन सर्विस सेंटर बड़ी भूमिका निभाएंगे। देश भर में हर CSE पर 5 गणनाकारों की तैनाती की जाएगी। देश भर में 3 लाख CSE हैं, लिहाजा इस सर्वे के लिहाज से 15 लाख गणनाकारों की जरूरत होगी। यानी 7वीं आर्थिक गणना के दौरान 15 लाख लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। कि हम लोग ने थोड़ा इसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, तो इस बार जो है हम लोग मोबाइल ऐप से हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं मोबाइल ऐप लेके जाएंगे और उसमें वहाँ पे उनका जियो टैगिंग भी होगा कि कौन से एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे है। जिससे 2 फायदे हैं, एक तो हमको आइडिया लग जाता है कि हमारे पास टोटल एस्टैब्लिशमेंट्स कितने हैं कंट्री में, एंड वो डिमांड साइड का आइडिया लग जाता है। जो एम्प्लॉयमेंट का आप मार्केट देखें, 2 चीज बहुत महत्व है, एक है आपका डिमांड साइड, एक है सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड के लिए बहुत अच्छा ये गिनती है, ये आपको आंकड़े मिलेंगे। और जो सप्लाई साइड है उसे मैंने ऑलरेडी अभी सर्वे किया हुआ है हाउस होल्ड पे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जिसका डेटा निकाला गया था। तो ये दोनों को मिला के एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट में क्या क्या चीज है, क्या इसके कॉन्टूर्स हैं, क्या कहाँ पे ग्रोथ है, कहाँ नहीं है, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाई जा सकती है। पहली बार आर्थिक गणना में कृषि आधारित उद्योगों को शामिल किया गया है। 7वीं आर्थिक जनगणना अपने आप में अनूठी होगी। पहली बार स्वरोजगार, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उसकी गणना की जाएगी और पूरे देश के सामने पेश किया जाएगा। अब हर उस शख्स की आर्थिक गणना होगी जो अपने पैर पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे स्थिर, मजबूत और संभावनाओं वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने के लिए GDP को और आगे ले जाने की जरूरत है। साथ ही रोजगार और महंगाई जैसी समस्या भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आइए नजर डालते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर, साथ ही जानते हैं कि नई अर्थनीति तय करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में आर्थिक गणना कैसे मददगार साबित होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति दुनिया की सकारात्मक अर्थव्यवस्था के तौर पर जानी जाती है।
यही वजह है कि जब दुनिया के ज्यादातर देश मंदी के दौर से गुजरते हैं, तब भारत इसके असर को झेलने के साथ दुनिया को मंदी की परेशानी से उबारने में भी मददगार साबित होता है। लेकिन इतनी मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत के सामने अपनी आर्थिक चुनौतियां भी हैं। जीडीपी को लेकर बीते 3 साल में आकलन को लेकर समस्या रही है। इसलिए 2015 में केंद्र सरकार के सांख्यिकी विभाग ने जीडीपी के आकलन करने के लिए निर्धारित वित्त वर्ष में बदलाव करते हुए पद्धति में भी बड़ा परिवर्तन किया। इस बदलाव का नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार को जीडीपी विकास दर का बड़ा आंकड़ा मिला। मसलन नए फॉर्मूले के मुताबिक जहां वित्त वर्ष 2013-14 में जीडीपी विकास दर 6.2% दर्ज हुई, वहीं पुराने फॉर्मूले में ये महज 4.8% दर्ज होती। इंडियन इकोनॉमी लकीली जो है इवॉल्विंग इकोनॉमी है, वो स्टैग्नेटेड नहीं है। हर 3 साल में जो इकोनॉमी का फेज जो है ना इस देश में तो बदलते आए हैं। पहले आपको लगता था कि कृषि प्रधान देश है, उसके बाद स्लोली जब इकोनॉमी ओपन अप होता रहा, देन उसके बाद इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फैल गया। वही महंगाई को कम करना भी सरकार की अहम जिम्मेदारियों में से एक है। 2014 में कच्चा तेल के वैश्विक बाजार में महंगा होने की वजह से देश में महंगाई का बड़ा संकट था। वहीं 2015, 2016 और 2017 के दौरान 2013 की आर्थिक गणना के बल पर बेहतर नीतियों के जरिए केंद्र सरकार को राजस्व में फायदा हुआ और साथ ही साथ महंगाई पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिली। एक और समस्या बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों को लेकर भी है। केंद्र सरकार का मानना है कि देश में रोजगार की समस्या नहीं है, बल्कि रोजगार के आंकड़ों की समस्या है। बीते 1 साल के दौरान कई मंत्रालयों ने जानकारी दी कि उनके कार्यकाल के दौरान जरूरत के मुताबिक नौकरियों का सृजन किया गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर नौकरियां सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं की जा सकी हैं। अब आर्थिक गणना से सटीक जानकारी मिल पाएगी कि रोजगार का कितना सृजन सरकार कर पाई है। एक तो हमको आइडिया लग जाता है कि हमारे पास टोटल एस्टेब्लिशमेंट्स कितने हैं कंट्री में, एंड वो डिमांड साइड का आइडिया लग जाता है। जो एम्प्लॉयमेंट का आप मार्केट देखें, 2 चीज बहुत महत्व है। एक है आपका डिमांड साइड, एक है सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड के लिए बहुत अच्छा ये गिनती है, ये आपको आंकड़े मिलेंगे। और जो सप्लाई साइड है उसे मैंने ऑलरेडी अभी सर्वे किया हुआ है हाउस होल्ड पे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जिसका डेटा निकाला गया था। तो ये दोनों को मिला के एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट में क्या क्या चीज है। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जुटाने के लिए आर्थिक इकाइयों और कामगारों की गणना की जाएगी, जिसके कई फायदे होंगे। इस आर्थिक गणना के तहत छोटे कारोबार और प्रतिष्ठान चलाने वाले दर्जी, कुम्हार, लोहार जैसे रोजगार में लगे लोगों के साथ व्यावसायिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों के कामगारों की गिनती की जा सकेगी। इससे प्रतिष्ठानों की आर्थिक गतिविधियों, मालिकाना हक, उनकी कमाई और खर्च जैसी अहम जानकारी मिलेंगी। इस बार आर्थिक गणना का काम जून के अंत में शुरू होगा और 6 महीने में इसके पूरा होने की संभावना है। मानव संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि रेहड़ी पटरी वाले, हॉकर, सिलाई कढ़ाई, दस्तकारी, चमड़े आदि के स्व उद्योग में लगे लोगों के आर्थिक स्थिति स्पष्ट होने से उन्हें पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। इनका आंकड़ा जुटाकर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन आंकड़ों की मदद से पेंशन और अन्य सामाजिक लाभ का दायरा बढ़ेगा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज आसान होगा और नेशनल बिजनेस रजिस्टर तैयार किया जाएगा। फायदाओं में एक तो ये कि आपको पॉलिसी बनाने में आसानी हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि भाई जहां कमियां हैं, छोटा कारोबार कितना चल रहा है, बड़ा कारोबार कितना चल रहा है, मध्यम कारोबार कितना चल रहा है, ये आपका नंबर्स मिल जाएगा तो आपको समझ में आएगा। अब उसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है। आर्थिक गणना अर्थनीति को तय करने में काफी कारगर साबित होगी, क्योंकि इसे जुटाने के लिए 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर राय शुमारी की जाएगी। इतना ही नहीं, नई गणना में पहले से शामिल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अब नए 7 व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सर्वेक्षण के दायरे में लाए गए हैं।
5 साल बाद की जा रही आर्थिक गणना में उन गांवों पर विशेष ध्यान दिए जाने के संकेत हैं जहां आर्थिक गतिविधियां कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं। सांख्यिकी मंत्रालय ने कहा है कि जिस गांव में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं हो रही है, उसकी पहचान नीति बनाने के उद्देश्य से किया जाना जरूरी है। इसके अलावा सीएससी ने आयुष्मान भारत के तहत 14 राज्यों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को पंजीकृत करने में सफलता हासिल की है। परिवारों के सर्वे में महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया गया है और सीएससी के मुताबिक 65,000 महिला उद्यमी हैं, जिनका लाभ इस कार्य में मिलेगा। इस आर्थिक गणना के जरिए देश भर में प्रोफेशनल गणनाकारों का बुनियादी ढांचा तैयार होगा और इससे 15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस आर्थिक गणना से सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगी और फिर उसी हिसाब से सटीक और प्रभावी नीति बनाने में सक्षम हो सकेगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर जनता को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आर्थिक गणना दरअसल अर्थव्यवस्था की गणना होती है। इसके तहत देश में उन सभी उद्यमी इकाइयों की गिनती होती है जो कृषि या गैर कृषि क्षेत्र की किसी भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। साथ ही जो उत्पादन, सामान और सेवाओं के वितरण में भी शामिल होते हैं। आर्थिक गणना से ये भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि देश में आर्थिक प्रतिष्ठानों की संख्या और स्थिति क्या है। इससे प्रतिष्ठानों की संख्या और उनके वित्त के स्रोतों का भी पता चलता है। आइए जानते हैं आर्थिक गणना कब शुरू हुई और पिछली गणना के नतीजे क्या रहे। आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित उन प्रतिष्ठानों की गणना है जहां मुख्य रूप से कोई आर्थिक गतिविधि संचालित होती है। इसके साथ ही ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता हो जो केवल खुद के उपभोग के लिए नहीं बल्कि उसका कुछ हिस्सा बेचने के लिए भी हो। दरअसल इस तरह की गणना में छोटे छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों के योगदान का आकलन किया जाता है, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में आर्थिक गणना का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। पहली बार साल 1977 में आर्थिक गणना की गई थी। इसके बाद दूसरी बार 1980 में, जबकि तीसरी बार 1990 में आर्थिक गणना की गई। चौथी आर्थिक गणना 1998 में और पांचवी आर्थिक गणना 2005 में हुई। छठी आर्थिक गणना जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के बीच में पूरी की गई। टाइम जो है ना, पहले वाला में ऑलमोस्ट 3 इयर्स में एक बार हुआ था, उसके बाद 10 साल हुआ ही नहीं है। और इसके बाद जो है मेरे ख्याल से ये जो आर्थिक गणना जो है एवरी 5 इयर्स होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पीरियोडिकली रेगुलरली होने से क्या होगा, आर्थिक स्थिति माने ग्राउंड सिचुएशन जो है इकोनॉमी का, ये सही ढंग से आपको पता चलेगा और पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने में आपको सरकार को केंद्र में हो या स्टेट्स में, राज्यों में हो, वो दोनों में आसानी हो जाए। साल 2013 में हुई छठी आर्थिक गणना और उसके आंकड़ों पर बात करें तो इसमें फसल उत्पादन, बागान, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और जरूरी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़कर कृषिगत और गैर कृषिगत क्रियाकलापों में लगे प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया था। 2013 के आर्थिक गणना के मुताबिक देश में कुल प्रतिष्ठानों की संख्या 58.5 मिलियन थी, जिनमें 34.8 मिलियन प्रतिष्ठान ग्रामीण क्षेत्रों में थे, जबकि 23.7 मिलियन प्रतिष्ठान शहरी क्षेत्रों में पाए गए। इस तरह कुल प्रतिष्ठानों के 59.48% ग्रामीण इलाकों में और 40.52% शहरी क्षेत्रों में थे। इसी तरह कुल 58.5 मिलियन प्रतिष्ठानों में 77.6% यानी 45.36 मिलियन प्रतिष्ठान गैर कृषि गतिविधियों में शामिल थे, जबकि बाकी के 22.4% यानी 13.13 मिलियन प्रतिष्ठान कृषि आधारित गतिविधियों में शामिल थे। कृषि आधारित प्रतिष्ठानों में फसल उत्पादन और वृक्षारोपण शामिल नहीं था। अब 2013 की जो गणना हुई थी वो हमारा बेस बना है बाकी सर्वेस करने के लिए। तो कई लोग ने इसका लिस्ट को लेके आगे सर्वेस किए हैं, और दूसरा ये है कि कुछ स्टेट्स ने क्या किया, बिजनेस रजिस्टर भी बनाया हुआ है। तो एक सबसे बड़ा एक महत्व चीज इसमें आएगी कि एक बिजनेस रजिस्टर बनाएंगे, जिसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ग्रोथ हो रही है, कैसे इसमें किस सेक्टर में ग्रो हो रहा है। तो वो एक रजिस्टर से क्या फायदा होगा कि आप डायनामिकली अपडेट भी करना है।
पांचवी आर्थिक गणना और छठी आर्थिक गणना के बीच 8 सालों में देश में कुल प्रतिष्ठानों की संख्या में करीब 17 मिलियन की बढ़ोतरी हुई। साल 2005 में जहां देश भर में प्रतिष्ठानों की संख्या 41.25 मिलियन थी, वहीं 2013 में बढ़कर यह 58.5 मिलियन हो गई। इस तरह 8 सालों के दौरान देश भर में प्रतिष्ठानों की संख्या में 41.79% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें 38.37% ग्रामीण इलाकों में और 47.79% शहरी इलाकों में हुआ। साल 2005 से 2013 के बीच गैर कृषि प्रतिष्ठानों की विकास दर 28.97% रही, जबकि कृषि आधारित प्रतिष्ठानों की वृद्धि 115.98% रही। इस दौरान प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 22.45%, विनिर्माण के क्षेत्र में 19.72% और सेवा क्षेत्र में 57.68% की बढ़ोतरी हुई। 2013 की इकोनॉमिक गणना आर्थिक लगभग 1.17 मिलियन पीपल एन्यूमरेटर्स को वहाँ एम्प्लॉय किया गया था, सो दैट अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। उसमें भी जो है रूरल कितना है एस्टैब्लिशमेंट, अर्बन कितना है, और उसके बाद विमेन कितना चला रहे हैं और मेन कितना चला रहे हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग कितने कार्रवाई कर रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं, और कुछ लोग अनपढ़ लोग भी है, वो कितने लोग हैं, और बुजुर्ग लोग कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका इकोनॉमी कौन रन कर रहा है। छठी आर्थिक गणना के मुताबिक कुल 58.5 मिलियन प्रतिष्ठानों में करीब 96.4% प्रतिष्ठान निजी स्वामित्व के अधीन थे, जबकि बाकी 3.6% प्रतिष्ठान सरकार या सरकारी कंपनियों के अधीन थे। इसी तरह देश के सभी प्रतिष्ठानों में से करीब 1/3 प्रतिष्ठान घर आधारित थे, जबकि 18.44% प्रतिष्ठान घर के बाहर से काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास काम करने की कोई स्थायी जगह नहीं थी। वहीं 45.37% स्थायी जगह के साथ घर के बाहर से काम कर रहे थे। इस दौरान देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुल प्रतिष्ठानों के करीब 50% काम कर रहे थे। कहीं आपको लगता है कि लूप होल्स है, और वो लूप होल्स को यूज करते हुए आप पॉइंट आउट हो जाएगा, तो उसको यूज करते हुए जब आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं अगले 5 साल 10 साल के लिए इकोनॉमी कैसे चलना है, मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि अगले 5 साल में भारत जो है सबसे बड़ा इकोनॉमी में फर्स्ट 2-3 नंबर्स में आना चाहिए, तो वो आना है तो ये इकोनॉमिक सेंसस जो है ना, ये डेटा एनालिसिस जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2013 की आर्थिक गणना के मुताबिक देश भर के कुल प्रतिष्ठानों में करीब 131 मिलियन से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इनमें 67.89 मिलियन लोग ग्रामीण इलाकों में और 63.4 मिलियन लोग शहरी इलाकों में कार्यरत थे। इनमें कृषि प्रतिष्ठानों में करीब 22.88 मिलियन लोग काम कर रहे थे, जबकि गैर कृषि प्रतिष्ठानों में करीब 108.41 मिलियन लोग काम कर रहे थे। देश के अलग अलग प्रतिष्ठानों में काम कर रहे लोगों में करीब 98.25 मिलियन पुरुष थे, जबकि 33.04 मिलियन महिलाएं थीं। आर्थिक गणना देश की आर्थिक गतिविधियों को जानने और उसके आधार पर आर्थिक इकाइयों में तेजी लाने के लिए नीतियां बनाने में काफी मददगार होती है। देश में कार्यरत आर्थिक प्रतिष्ठानों को बढ़ाने में और उसमें काम कर रहे लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।